हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? मैटर पढ़ लिए। मैटर के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास हो या फिर वो आसपास स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। मैटर दो तरह के पढ़े थे, दो टाइप का होता है, एक मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर हम लोग पढ़ चुके हैं। मिक्सचर कितना प्रकार का होता है? दो टाइप का, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। और होमोजेनियस भी पढ़े। और एक मिक्सचर का तीन टाइप था, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के बेसिस पर कितना पार्ट था? तीन पार्ट था, सॉल्यूशन, सस्पेंसर और कोलॉइड्स। अब हम लोग पढ़ने वाले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम लोग अभी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स का डिफिनेशन देख लें सबसे पहले। एलिमेंट्स को हम लोग केमिकल एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट को केमिकल एलिमेंट बोलते हैं। एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। कोई भी सब्सटेंस, कोई प्योर सब्सटेंस, सब बोलते हैं कोई प्योर सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो सकता। डिकम्पोज होना मतलब जैसे कि डिकम्पोज मतलब तोड़ना होता है। जैसे कोई सब्सटेंस ए है, इसको हम डिकम्पोज किए तो इसमें बी प्लस सी में टूट गया, दो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। दो तरह या तीन तरह बोल सकते हैं, तीन सब्सटेंस टूटे, इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोज होना। इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें एक सब्सटेंस से हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना लेते हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। एलिमेंट्स भी टूटता है, लेकिन ऑर्डिनरी सिंपल सा केमिकल रिएक्शन से नहीं टूटता है। इसके लिए थोड़ा अच्छा लेवल का रिएक्शन, अच्छा लेवल का केमिकल रिएक्शन करेंगे तब जाके एलिमेंट्स टूटेगा। एलिमेंट्स जो होता है ना, हम लोग क्या पढ़े? एलिमेंट्स हम लोग आगे पढ़ने वाले एटम्स। एलिमेंट्स जो है एटम से मिलकर बना हुआ है। देखिए ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर एटम होता है, एटम्स। देखिए मान लीजिए एटम हो गया, इतना एलिमेंट मान लीजिए इसमें इतना एटम मिलके बना हुआ। इसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ना मतलब एक हमेशा नहीं कि एक एटम ऐसा तोड़ नहीं सकते हैं। ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से हम नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गया, आपका एटम्स हो गया। तो एक और इसका पॉइंट इसमें ऐड कर लिया एलिमेंट में कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट कैसा है? प्योर सब्सटेंस है जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। इस बात को समझिए, यहाँ पे हम इसको ऊपर साफ कर दे रहे हैं। अभी तक जो साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके हैं, 118 एलिमेंट। और एक जो कोई एलिमेंट है, मान लीजिए हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, कार्बन क्या एलिमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे कार्बन क्या एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन भी एलिमेंट मान लीजिए, मान क्या लीजिए ऑक्सीजन भी एलिमेंट ही है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। आपको मान लीजिए कि दोनों एलिमेंट है। अभी आप मानते एलिमेंट के बारे में नहीं जानते, फिर भी हम बता रहे हैं। तो ये दोनों को मान लीजिए एलिमेंट, कार्बन और ऑक्सीजन को एलिमेंट मान लीजिए। जो कार्बन है, ऐसा समझ सकते हैं कार्बन रेड कलर के एटम से मिलकर बना हुआ है। कार्बन कैसा एटम से मिलकर बना हुआ है? रेड कलर के एटम से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक भी एटम अलग नहीं है। जितना एटम है कार्बन का, जितना एटम है सारा सेम है, सारा सिमिलर है। और इसको मान सकते हैं ऑक्सीजन को कि ब्लैक कलर के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जितना, ये तो हो गया दो एलिमेंट के बारे में बात कर ली। जितना 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। 118 एलिमेंट 118 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी दो एलिमेंट का एटम सेम नहीं है, सिमिलर एटम सिमिलर नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट का एटम सिमिलर नहीं है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब ऐसे समझ ले रहे हैं कि मान लीजिए कार्बन के एक एटम का वजन जो होता है ना, कार्बन के एक एटम का वजन, मास हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, वो होता है 12/Na ग्राम। Na क्या आता है? एवोगैड्रो नंबर। अभी अगर आप नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत है, बस इतना मान लीजिए 12 ऑक्सीजन का एक एटम का वजन होता है 12/Na ग्राम। ऑक्सीजन का एक एटम का वजन होता है 16/Na ग्राम। देखिए दोनों का वजन भी अलग आ रहा है, दोनों का वजन भी अलग है। क्या वजन भी अलग है ना? एक का 12/Na ग्राम है, एक 16/Na ग्राम है। Na जो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, इसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या आता है। बस इतना आपको समझा रहे हैं कि दोनों का वजन क्या है। सॉरी, यहाँ कार्बन का है, कार्बन एटम का वजन कितना? 12/Na ग्राम है। ऑक्सीजन एटम का वजन कितना? 16/Na ग्राम। ऐसे भी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, एक और एलिमेंट ले लीजिए, चलिए नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन के एलिमेंट का वजन यहाँ से कितना है? 14/Na ग्राम है। तो हर कोई भी एटम 118 एलिमेंट बताए ना, 118 एलिमेंट में किसी का एटम उठा लीजिए आप, उसका वजन अलग होगा, सिमिलर नहीं हो सकता। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स तो होता है क्या? एलिमेंट्स को ऐसा समझ सकते हैं, एलिमेंट्स इज द फंडामेंटल मैटर। एलिमेंट्स कैसा है? फंडामेंटल मैटर ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। एलिमेंट का दुनिया में जितना मैटर है, प्योर सब्सटेंस। मैटर क्या? दो तरह का होता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ऐसा समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस में कौन? मैटर। प्योर सब्सटेंस, जितना भी प्योर सब्सटेंस है दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट उसका फंडामेंटल पार्ट है, बेसिक पार्ट है।
एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप लोग, एलिमेंट्स इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज्ड। इसको लिख लीजिए आप लोग। ऊपर वाले पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, इस बारे में बात कर चुके हैं। एलिमेंट्स कैसा है, आर द फंडामेंटल मटेरियल्स ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज्ड। एलिमेंट कैसा मान सकते हैं, फंडामेंटल मटेरियल, जिसे जितना दुनिया में जितना प्योर सब्सटेंस है सब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट्स का डिफिनेशन और लिख सकते हैं आप, एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंस। कैसा है, सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंस है इन विच ऑल द एटम आर एग्जैक्टली सेम। ऑल द एटम्स आर सेम, ऐसा ही बोल सकते हैं, ऑल द एटम आर सेम। एलिमेंट्स का सारा एटम सेम होता है, एक एलिमेंट का सारा एटम सेम होता है, ऐसे समझ सकते हैं। आयरन भी एक एलिमेंट है, तो आयरन का एलिमेंट में सिर्फ आयरन का आइटम होगा, कार्बन के एलिमेंट में सिर्फ कार्बन का आइटम होगा, ऑक्सीजन के एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन के एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन का आइटम होगा। मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये किसका है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, इसमें क्या ऑक्सीजन एलिमेंट, इसमें ऑक्सीजन का आइटम है। अगर हमको एक भी एलिमेंट को चेंज कर एक भी एटम को चेंज कर दिए, मान लीजिए हम एक एटम को क्या किए, चेंज कर दिए, हम एक दूसरा आइटम ला दिए यहाँ पे, तो अभी एलिमेंट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। हम कंपाउंड के बारे में अभी पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या होता है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ रहता है। वो क्या आता है, इसको समझिए आप। हम क्या अभी बात किए कि एलिमेंट में हम क्या एटम चेंज कर दें तो एलिमेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड का थोड़ा सा कंपाउंड का डिफिनेशन देख लेते हैं, अभी कंपाउंड को एक्सप्लेन करके अगले लेक्चर में देखेंगे। कंपाउंड ऐसा है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे समझिए कि ई को एक एलिमेंट है और दूसरा कोई एलिमेंट है, समझिए मान लीजिए कि कार्बन का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है। कार्बन का एलिमेंट ही कार्बन का आइटम हो गया, और दूसरा मान लीजिए हो गया ऑक्सीजन का एलिमेंट। ऑक्सीजन का एलिमेंट, इसमें क्या ऑक्सीजन एटम से, ये सब क्या ऑक्सीजन, ब्लैक कलर का सर्कल क्या ऑक्सीजन एटम है। हमको कोई क्या करेंगे ना कि एक कार्बन का आइटम ले लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन का, क्या ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन का आइटम है। एक हम कार्बन का आइटम ले लिए और दो ऑक्सीजन का आइटम ले लिए, क्या किया, दो ऑक्सीजन का आइटम ले लिए, दो ऑक्सीजन का आइटम ले लिए, तो क्या बन गया, कार्बन प्लस O2, ई बन जाता है CO2। ये क्या, CO2 क्या कंपाउंड है, CO2 है क्या, कंपाउंड है। कंपाउंड का डिफिनेशन है कि जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को फिक्स रेशियो बाय मास से मिलाते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मतलब इसका हम 1:2 क्या लिए, 1:2 रेशियो पे लिए, इसको हम दो ऑक्सीजन मिला है, ऐसा समझ सकते हैं, दो ऑक्सीजन मिला है, 1:2 रेशियो में लिए, एक कार्बन लिए और दो ऑक्सीजन लिए। हम फिक्स्ड रेशियो बाय मास में मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है। अगर हम यही रेशियो चेंज कर दें, एक कार्बन, मान लीजिए एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लिए, तो यहाँ से कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CO। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों दो कंपाउंड है। तो यही कुछ पॉइंट है, इसको आप कंपाउंड का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस इतना समझना है कि जब हम कार्बन कोई भी एलिमेंट में कोई भी एक एटम भी चेंज कर देंगे तो सीधा ही एटम पूरा एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, एलिमेंट्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट देखने वाले हैं। अच्छा एक एग्जांपल और समझ सकते हैं इसका, जैसे कि हम वाटर कैसे बनाते हैं। वाटर बनाते हैं कि जैसे कि दो हाइड्रोजन का आइटम लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के बनाते हैं, मान लीजिए वाटर कुछ बना रहे हैं हम, क्या किए, दो हाइड्रोजन ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा H2O। H2O क्या है, वाटर है, H2O वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन क्या गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो अब हम लिए मान लीजिए 2:2 रेशियो में लिए, क्या ये दो हाइड्रोजन आइटम ले लिए और दो ऑक्सीजन का आइटम ले लिए, तो क्या बनेगा, H2O2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये दोनों दो सब्सटेंस है, दोनों दो कंपाउंड है, वाटर अलग कंपाउंड है और H2O2। ऐसा नहीं कि पानी को पी लिए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी पी सकते, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों दो कंपाउंड, दोनों का अलग प्रॉपर्टी है। एक बात और कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो एलिमेंट मिलता है, क्या हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट मिल रहा है, जो कंपाउंड बनता है उसका प्रॉपर्टी अलग होता है। हाइड्रोजन का कुछ कंपाउंड प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन कुछ प्रॉपर्टी, दोनों मिलता है ना तो दोनों का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। देखिए क्या है, गैस है, ये भी गैस है, इससे क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो गैस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज होना, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। तो जब हम दो एलिमेंट को मिलाते हैं उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। ऐसा इस बात को समझिए कि कुछ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ना ही वाटर से मिलेगा और ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी वाटर से मिलेगा, दोनों का अलग, तीनों ऐसा समझ सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है। हाइड्रोजन वाटर को H2O को किस नहीं
H2O ना ही हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दिखाएगा और ना ही वाटर ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसका प्रॉपर्टी दोनों से अलग होगा। इस बात को लिख लीजिए। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट देखने वाले कि एलिमेंट्स का डिस्कवर कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ इसका डिस्कवरी, इसको लिखिए आप लोग। हम लोग यहाँ पे अब हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट देखने वाले कि एलिमेंट का डिस्कवर कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर कुछ मतलब अपना बता रहे थे पोस्टुलेट, कुछ पोस्टुलेट दिए थे। कौन दिए थे? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो थे थेल्स थे, ये क्या बोले ना कि जो एलिमेंट है एक ही एलिमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्या वो वाटर है। वाटर क्या एक एलिमेंट है, उससे दुनिया में जितना सब्सटेंस सब वाटर से मिलकर बना हुआ है। बोले वाटर बोले कि बस एक ही एलिमेंट है, क्या है वो वाटर है। दूसरा एक और ग्रीक फिलोसोफर थे, ये चारों ग्रीक फिलोसोफर है, वो क्या बोले कि हवा को बोल दिए, एयर को बोल दिए कि एलिमेंट है, दुनिया में जितना सब्सटेंस सब एयर से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से हेरकुलेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर, तो क्या बोल दिए फायर को बोल दिए एलिमेंट। फिलोसोफर जो होते थे पहले साइंटिस्ट नहीं होते थे, फिलोसोफर होते थे। फिलोसोफर मतलब अपना बात बोल दिए तो बोल दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं होता था। अब साइंटिस्ट क्या था, कुछ बात बोलते उसका प्रूफ देते हैं ना, प्रूफ चाहिए हम लोग को तब मानते हैं। तो पहले प्रूफ कोई नहीं मांगता था, प्रूफ देते ही नहीं थे वो, तो उन्हीं को हम फिलोसोफर बोलते हैं। जो प्रूफ देते हैं उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। पहले फिलोसोफर होते थे, साइंटिस्ट नहीं होते थे। एक और फिलोसोफर है एम्पिडोकल्स, तो ये क्या बोल रहे कि हवा, पानी, आग और पानी सॉरी वाटर दो बार आ गया, एयर, वाटर, फायर और अर्थ, मिट्टी, चार क्या क्या चार, यही चारों को बोले कि एलिमेंट है। दुनिया में जितना और सब्सटेंस है सब यही चारों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे हम पॉइंट लिख दिए कि ऑल अदर सब्सटेंस वेर सपोज टू बी कम्बिनेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स। यही चारों एलिमेंट्स का दुनिया में जितना सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस मान ली मार्कर को सब्सटेंस मान लिए, तो सब्सटेंस मान लिए, तो एम्पिडोकल्स के हिसाब से मार्कर है ये हवा, पानी, मिट्टी और आग से मिलकर बना हुआ था। लेकिन आगे जाकर पड़ेगा कि इनका फिलोसफी गलत हो गया, इनका जो पोस्टुलेट था गलत हो गया। और इनका एक और बात करना था एम्पिडोकल्स का कि एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस वेर थाउट टू रिफ्लेक्ट देयर एलिमेंटल कंपोजिशन। और जो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है ये अपना जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है अपना कंपोजिशन एलिमेंटल जैसे कि मार्कर देखें, मार्कर क्या है? सब्सटेंस है, तो इसका जो प्रॉपर्टी हो ये चारों को प्रॉपर्टीज मिलता हो। जैसे कि मार्कर हवा का प्रॉपर्टी भी रखता हो, पानी का प्रॉपर्टी भी रखता हो, फायर का प्रॉपर्टी रखता हो और मिट्टी का प्रॉपर्टी, चारों का प्रॉपर्टी उनका मानना था कि चारों का प्रॉपर्टी रखेगा। इनका थाउट टू रिफ्लेक्ट देयर एलिमेंटल कंपोजिशन। लेकिन इनका बात गलत हो गया। आगे जा कुछ और अल्केमिस्ट मतलब होता है रसायनविद, कुछ और रसायनविद आए, वो बोले कि नहीं इनका बात गलत हो, अपना कुछ केमिकल प्रोसेस किए, उस बोले कि नहीं इनका बात गलत है। तो गलत कैसे था? तो कुछ उस समय का एलिमेंट था उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय कुछ एलिमेंट जैसे सल्फर था, सल्फर क्या कम्बसेबल है, सल्फर कैन कैच फायर, सल्फर क्या है? कम्बसेबल है। ब्लैक से लिखते हैं सल्फर क्या है? सल्फर कम्बसेबल है। और एक मरकरी था, मरकरी कैसा है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब एबल टू फ्लो, एबल टू चेंज इनटू वेपर। वोलेटाइल बारे में बात कर चुके हैं ना हम लोग, वोलेटाइल क्या होता है। अगर नहीं याद है वोलेटाइल क्या होता है तो आप जाकर पीछे नोट देख लीजिए क्या है, वो वोलेटिलिटी का प्रॉपर्टी रखता है। और एक साल्ट के बारे में बात की, वोलेटिलिटी। साल्ट क्या था? इनकम्बसेबल। साल्ट कैच फायर डोंट कैच फायर, आग नहीं कैच करता है, इनकम्बसेबल। तो उनका तो मानना था कि दुनिया में जितना सब्सटेंस है सब प्रॉपर्टी चारों का प्रॉपर्टी दिखाता हो। लेकिन देखिए सल्फर क्या सिर्फ आग का प्रॉपर्टी दिखा रहा था, क्या कम्बसेबल दिखा रहा था। ना इसमें हवा का प्रॉपर्टी था, ना ही मिट्टी का प्रॉपर्टी था, ना ही वाटर का प्रॉपर्टी था, सिर्फ कम्बसेबल था। मरकरी सिर्फ वोलेटाइल था। वोलेटाइल क्या होता है? एयर और वाटर वोलेटाइल होता है। क्या आग भी वोलेटाइल होता है? कहीं बात किए सुने हैं कि आग वोलेटाइल होता है। तो मरकरी भी सिर्फ वोलेटाइल था। साल्ट तो उस समय, साल्ट तो हम पढ़े साल्ट एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन उस समय साल्ट का डिस्कवर हो चुका था तो लोग साल्ट को भी एलिमेंट मानते थे। तो साल्ट को देखा है कि इनकम्बसेबल है, साल्ट फायर कैसे नहीं करता है, तो उनका बात गलत हो गया। यहाँ से जो ग्रीक फिलोसोफर थे इनका पोस्टुलेट गलत हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल, वो कुछ उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इसको लिख लिया एक बार। एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल, क्या बोले ना कि चारों जो ग्रीक एलिमेंट्स है कौन कौन, एयर, वाटर, फायर और अर्थ, चारों ग्रीक एलिमेंट्स कुड नॉट बी रियल केमिकल एलिमेंट्स। तो चारों केमिकल एलिमेंट्स हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम चारों को अगर कंबाइन करें, चारों को मिलाएं तो ना ही कोई सब्सटेंस बन रहा है और ना ही कोई सब्सटेंस से हम कुछ उसको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ना ही कोई चारों सब्सटेंस निकलता है। जैसे समझिए कि हम एयर प्लस वाटर प्लस अर्थ प्लस फायर को मिला रहे हैं तो कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, चारों कुछ नहीं बन रहा है। आप भी मिला सकते हैं, उससे तो काफ़ी मतलब पॉसिबल नहीं, बस फायर वायर है तो कहाँ से हम मिला पाएंगे, हम लोग नहीं कर सकते यार। बस हमको जो साइंटिस्ट बताते हैं उसमें हम
पढ़ते हैं, हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं, तो हम लोग मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हम चारों को मिलाते नहीं, कोई सब्सटेंस बनता है और कोई सब्सटेंस है उससे हम कुछ उसको तोड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ना ही एयर निकलता है, ना ही उससे वाटर निकलता है, ना ही अर्थ निकलता है और ना ही फायर निकलता है। तो रियल केमिकल एलिमेंट्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रीक फिलोसोफर क्या करना था कि हम दुनिया में जितना सब्सटेंस है सब यही चारों से मिलके बना हुआ है। तो भाई मिलके बना हुआ है तो हमको कोई तो ऐसा सब्सटेंस दिखाई जो इसको मिलाए तो बन जाए। तो एक सब्सटेंस भी नहीं बन रहा था, ये चारों मिलके एक सब्सटेंस भी नहीं बन रहा था। तो हमेशा कैसे मान ले कि दुनिया में जितना सब्सटेंस सब इसी से मिलकर बना हुआ है, तो इनका बात गलत हो गया। और पहले से क्लेम किया हुआ था ना, ये बात को कोई साइंटिस्ट बोल दिए थे कि जो एलिमेंट्स है उसको मीजर कर सकते हैं, एलिमेंट्स को मीजरेबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट क्या है, फायर को मीजर कर सकते हैं, फायर को मीजर नहीं कर सकते। इसलिए इनका बात, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, इनका बात क्या गलत साबित हो। गलत क्यों साबित हुआ? दो पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो हम चारों को मिला देते तो कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, और एक कोई सब्सटेंस से हम कुछ उसको तोड़ते फोड़ते हैं तो ना ही कोई चारों एलिमेंट निकलता है। तो ग्रीक फिलोसोफर का बात क्या गलत साबित हो। एक और साइंटिस्ट है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, इनको हम लेवोजियर भी बोलते हैं। इन क्या किए ना, केयरफुल क्वांटिटेटिव स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड रिकम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े ना कि कोई सब्सटेंस को तोड़ डिकम्पोज करना मतलब ए से हम तोड़ के बी सी बना दिए, और रिकम्बिनेशन मतलब ए प्लस मिला के सी बना दिए। इसको क्या बोल दिए? इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, रिकम्बिनेशन रिएक्शन। और वहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, सी से मतलब डी से क्या कर रहे हैं, ई प्लस एफ बना, इसको बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम रिएक्शन में पढ़ लेंगे इसको कि तो क्या किए ना, एलिमेंट को डिस्कवर करें नहीं गए जो लेवोजियर थे, ये एलिमेंट को डिस्कवर करने नहीं गए, एक क्या कि कंपाउंड से शुरू किए। कोई कंपाउंड है उसको तोड़ के देख रहे थे, कोई कंपाउंड है उसको क्या किए, तोड़ दिए, क्या किए, डिकम्पोज किए। डिकम्पोज करके देखिए क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या और तोड़ सकते हैं। इसको मान ली कंपाउंड को तोड़ दिए कुछ हम, तो कोई मान ली दो सब्सटेंस बन रहा था ए प्लस बी, तो क्या ए प्लस बी को ही तोड़ सकते हैं हम? अगर ए प्लस बी को नहीं तोड़ पा रहे तो क्या यही एलिमेंट है। कंपाउंड को तोड़ के हम क्या किए, एलिमेंट बनाए। हम अभी पर जो हमारा नया थ्योरी वही ना है कि हम दो सब्सटेंस को मिला, दो एलिमेंट को मिला दे तो क्या कंपाउंड बनता है। तो ये कंपाउंड से शुरू किए, पीछे शुरू किए। हर कोई जो था दुनिया जितना साइंटिस्ट उस समय का था, हर कोई एलिमेंट खोजने जा रहा था कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट ढूंढने नहीं गए, क्या किया, कंपाउंड को ही तोड़ के देखे कि उसमें क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पीछे शुरू किए। तो इनका 4 एलिमेंट को डिस्कवर कर पाए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। इस चारों एलिमेंट का डिस्कवर लेवोजियर ही किए थे। लेवोजियर का और कंट्रीब्यूशन है, पीरियोडिक टेबल हम पढ़े हैं तो वहाँ इनका कंट्रीब्यूशन है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कोई मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे अरेंज किए थे। और इनका डिस्कवर है कि हम कंबसन करते हैं ना, आग लगाते हैं तो उसको क्या फायर क्या है, सॉरी ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आग लगने में। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग लगेगा, फायर कैच करेगा नहीं करेगा। तो इनका डिस्कवर ये भी है कि ऑक्सीजन के बिना हम, पहले कुछ और थ्योरी था, पहले अलग सा थ्योरी था, लेकिन लेवोजियर ही लाए। लेवोजियर का ही रिजल्ट है कि ऑक्सीजन के बिना फायर कैच नहीं करता है कोई सब्सटेंस। और उनका डिस्कवर था कि आयरन में क्या होता है, रस्टिंग होता है, आयरन में जंग लगता है। तो जब हम आयरन को हवा के कॉन्टेक्ट से हटा दें, हवा कॉन्टेक्ट में नहीं रखे तो आयरन में रस्ट नहीं लगेगा। आयरन में रस्ट कब लगता है, जब हम हवा के कॉन्टेक्ट में आता है। तो इनका 2-3 डिस्कवर अच्छा डिस्कवर था। तो इसको लिखिए एक बार, फिर हम लोग और पढ़ते हैं कि जो हम 7 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, उस 7 एलिमेंट को हम बहुत एंशिएंट टाइम से जानते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए एक बार आप। 7 एलिमेंट था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लीड, टीन एंड मरकरी जो था 7 एलिमेंट, बहुत एंशिएंट टाइम से इसको जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि ये जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट ने, जैसे कि आयरन है, क्या आयरन पूरा प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं और निकलता है। आयरन में क्या था, आयरन का और होता है, उसे हम आयरन और को हम क्या माइनिंग से और निकलता है, उसको हम बहुत सारा क्या मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, बहुत सारा मेथड से उसको हम आयरन निकालते हैं। ऐसा नहीं कि आयरन सिर्फ लोहा, खादान से लोहा निकल गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर है ना, बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकलता है। माइनिंग में माइंस में जाइएगा कोयला खदान में, तो बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर प्योर फॉर्म में मिलता है। लेकिन कॉपर, आयरन, लीड, टीन एंड मरकरी थोड़ा सा इसमें मिक्स इम्प्योरिटी होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। इसलिए इस 7 के बारे में बहुत पहले जानते थे। तो इस 7 का डिस्कवर तो बहुत पहले हो चुका था। लेकिन जो अभी जो है फॉस्फोरस बाद फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट। आप इसके बारे में पढ़िएगा कि फॉस्फोरस जो था सबसे पहला एलिमेंट डिस्कवर कौन हुआ था, फॉस्फोरस। इस बात को याद कर लीजिएगा आप लोग। फॉस्फोरस बाद फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट, इसका जो डिस्कवर किए थे हेनिंग ब्रांड। क्या नाम था उनका, हेनिंग ब्रांड। ये 7 का लाभ है, ये 7 तो हम बहुत पहले जानते थे, ऑलमोस्ट हम त्रेता युग से जानते थे।
हिंदू धर्म में जानते हैं त्रेता युग था, त्रेता युग, द्वापर युग। तो हम जो इस सातों एलिमेंट है इसको हम त्रेता युग से जानते थे, लेकिन फॉस्फोरस जो है सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है जिसको साइंटिस्ट डिस्कवर किए। हम 16 एलिमेंट के बारे में डिस्कवर जानते हैं, 16 एलिमेंट का 16 और एलिमेंट का डिस्कवर कर लिए। 18th सेंचुरी आते थे 16 एलिमेंट का डिस्कवर हम कर लिए। इसका डिस्कवर कब किए? जब हम लोग कंपाउंड से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब हम मेथड जान गए, जब कैसे हम कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट बना सकते हैं। कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट क्या कंपाउंड से मिलकर, कंपाउंड के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम कंपाउंड को तोड़ के कैसे एलिमेंट बना ले, जब हम मेथड जान गए तो हम 16 एलिमेंट का डिस्कवर कर लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कब किए? मेथड ऑफ सेपरेटिंग, ऐसा आप लोग लिख लीजिए खुद से, मेथड ऑफ सेपरेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड। ये मेथड जान गए तो हम 16 एलिमेंट का डिस्कवर कर लिए। और 82 और एलिमेंट का डिस्कवर कब हुआ? जब हम क्वांटिटेटिव एनालिटिक मेथड के बारे में जान गए। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ऐसा मान लीजिए कोई मेथड है जिसको हम जान गए तो 82 एलिमेंट का डिस्कवर कर पाए। ये सबको लिख लीजिए। अच्छा, आपके मन में भी लग रहा होगा, कितना लोग को लग रहा होगा कि हम एलिमेंट तो 9th में देखिए छोटा सा टॉपिक दिया हुआ एलिमेंट, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? तो ज़रूरत है यार पढ़ने का। जब हम कोई चीज़ को डीप में पढ़ते हैं उसको ज़्यादा से समझ में पाते हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि हम फालतू पढ़ रहे हैं, क्यों सब चीज़ पढ़ रहे हैं, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आप कोई भी 11th का बच्चा से पूछेगा ना कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, या फिर एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है, तो नहीं बता पाएगा। अगर आप 9th 10th में बात को जान ले तो कितना अच्छा बात है कि हम जान गए। हम भी जब 11th में, तो हमको हम सर पूछे क्लास में कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, या फिर एलिमेंट एटम में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो हम नहीं बता पाए क्योंकि हम जानते नहीं था। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने, अगर भैया होंगे तो उनसे पूछेगा कि एलिमेंट कंपाउंड है, एलिमेंट एटम में क्या डिफरेंस है, तो नहीं बता पाएंगे। 50% चांस नहीं बता पाएंगे। वो हो सकता है बता लें, लेकिन 50% चांस नहीं बता पाएंगे। तो कभी भी आपको लगे कि हम ये सब चीज़ फालतू क्यों पढ़ रहे हैं, तो फालतू में कुछ नहीं पढ़े भाई, सब चीज़ का ज़रूरत है। आप अभी पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको आराम रहेगा। अभी नहीं पढ़िएगा तो बाद में आपको पढ़ना तो है। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले तो आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन आप कब पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ रहे। अब अभी जो पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें। तो असली केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है। पहले जो पढ़ रहे थे ऐसे ही नॉर्मल था केमिस्ट्री, कोई खास केमिस्ट्री नहीं था। उतना तो हर किसी को आना ही चाहिए। अभी जो केमिस्ट्री है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर अभी हम समझ गए ना तो हमको जो पीछे पढ़े वो हम आपको हार्ड लगेगा कि बहुत हार्ड था। अभी वाला केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आसान है। अगर समझ गए तो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस लेक्चर जो पढ़े, एलिमेंट्स पढ़ें, कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एटम्स पढ़ेंगे, इस बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। हम क्या पढ़े थे कि बहुत सारे आइटम्स मिलकर क्या बना हुआ है? कंपाउंड बना हुआ है। सॉरी, बहुत सारे आइटम्स मिलकर क्या एलिमेंट बना हुआ है। सेम तरह के आइटम्स से मिलकर क्या एलिमेंट बना हुआ है। बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर क्या बना हुआ? कंपाउंड बना हुआ है। तो ये सब कुछ हम डिफरेंस जानते हैं कि एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। और हम पढ़ेंगे एटम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे हम सारा डाउट मेरा क्लियर हो जाएगा, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। मेरा तो क्लियर ही, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट अभी हम लोग 118 केमिकल एलिमेंट के बारे में जानते हैं। 118 केमिकल एलिमेंट साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। कितना जगह 119 लिखा हो रहता है, तो आप ऐसा कीजिएगा जो एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा वही आप मान लीजिएगा कि एनसीईआरटी जो लिखा वही मानिएगा। तो हम अभी 118 केमिकल एलिमेंट के बारे में जानते हैं। उसमें से 20% जो है ना वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। 20% एक और नंबर है कि ऐसा समझ सकते हैं कि 92 जो है 92 केमिकल एलिमेंट्स क्या है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल है, नेचर में एग्जिस्ट करता है 92 केमिकल एलिमेंट। जो बच गया बाकी ऑलमोस्ट 20% नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम जानते कैसे हैं? अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको क्यों जानते हैं हम? अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे जानते हैं? इसको हम क्या किए, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए, सिंथेसाइज्ड किए लेबोरेटरी में। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर बहुत छोटा कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम नहीं जानते हैं। इसको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं और तुरंत, जैसे हम कोई भी चीज़ को लेबोरेटरी में, कोई भी एलिमेंट को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं ना, अभी भी एलिमेंट जो डिस्कवर हो रहा है तो उसको हम कैसे जानते हैं कि लेबोरेटरी में कुछ सेकेंड के लिए प्रिपेयर होता है, वहीं पर खत्म हो जाता है, तो उसको हम जान भी नहीं पाते अच्छे से। तो कुछ एलिमेंट ऐसा भी, उसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है जो बस प्रिपेयर हुआ और ख़त्म हो गया। तो ऐसा कितना है 20% ऑलमोस्ट जो है ट्रेस अमाउंट में, बहुत छोटा अमाउंट में पाया जाता है और इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। जो 118 है उसमें से जो 11 है ऑफ द नॉन एलिमेंट्स, 11 जो एलिमेंट गैसेज है। हम पढ़े थे ना स्टेट ऑफ मेथड में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो 11 क्या गैसेज है? गैसेज कौन कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड 6 नोबल गैसेज। 6 नोबल गैसेज और 6 एलिमेंट जो है, ये सब एलिमेंट क्या है? गैसेज है। और 2 जो है
ब्रोमीन एंड मरकरी क्या लिक्विड है, ब्रोमीन एंड मरकरी लिक्विड है। दो और एलिमेंट सीजियम एंड गैलियम मेल्ट एट अबाउट और जस्ट अबाउट द रूम टेम्परेचर। दो और एलिमेंट है गैलियम एंड सीजियम जो रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जस्ट अबाव पे मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाता है मतलब अभी सॉलिड में और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाकी बच गया सब सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो कितना हो गया 11 हो गया गैसेज और 2 हो गया लिक्विड, इसको हम लिक्विड ही मान लेते हैं सीजियम और गैलियम को ही। तो 11 4 15 हो गया लिक्विड। तो कितना बच गया 118 में से 13 गया तो कितना बच गया 118 में से 13 तो 105 के आसपास कितना है सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले। इसको लिखिए, हमारे जो यूनिवर्स में हाइड्रोजन द मोस्ट एबोनेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन एलिमेंट हाइड्रोजन, कितना 75%। यूनिवर्स में 75% हाइड्रोजन पाया जाता है। 23% हीलियम, हीलियम को He से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल He है। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन जो है 1% है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। और जितना और एलिमेंट बच गया आयरन, नाइट्रोजन और कार्बन बच गया जो 1% पाया जाता है। हमारे अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी के अंदर धरती में ऑक्सीजन मोस्ट एबोनेंट एलिमेंट है। कौन एलिमेंट है, ये दोनों में याद रखिएगा कि एबोनेंट यूनिवर्स में कौन है हाइड्रोजन, और अर्थ क्रस्ट में कौन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 47%। सिलिकॉन सेकंड मोस्ट एबोनेंट एलिमेंट है 28% है। एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट एबोनेंट एलिमेंट है 18%। तो हम जब KBC देख रहे थे ना, याद हमको 8 क्लास में हम KBC देख रहे थे, तो एक क्वेश्चन आया था KBC में कि सेकंड मोस्ट एबोनेंट एलिमेंट कौन होता है, तो सिलिकॉन होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितना तीन तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इस बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ चुके हैं कि कौन डक्टाइल होता है, नॉन डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, सोनरस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो हम बस इतना लिख दे रहे हैं कि टाइप्स एलिमेंट क्या 3 तरह का एलिमेंट होता है। तीनों का हम वापिस हम पॉसिबल होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी वापस पढ़ लेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी वहीं पे पढ़ लेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो हम इतना ही लिख दे रहे हैं। बस हम अब देख रहे हैं कैसे हम नाम, इसका कुछ नाम याद करने के लिए देंगे तो आप उसका नाम याद कर लीजिए। बस लेक्चर में इतना ही खत्म कर देंगे। बस आप एक बार नाम लिख लीजिए, नाम लिख दे। हम लोग यहाँ पे एलिमेंट के नाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दुनिया में जितना एलिमेंट है सब एवरी, देखिए लिखा यहाँ पे, एवरी एलिमेंट इज डिजाइनेटेड बाई यूनिक सिंबल। दुनिया में जितना एलिमेंट है सबका यूनिक सिंबल है, उसका एक एलिमेंट का एक ही सिंबल है। वो सिंबल आया कहाँ से, कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2 और 3 लेटर्स अराइजिंग फ्रॉम आइदर द करेंट नेम, उसका करेंट नेम से अराइज हुआ या फिर उसका ओरिजिनल नेम से अराइज हुआ। इस बात को समझते हैं। जैसे कि एक आयरन का एलिमेंट है, आयरन का साइन क्या है, सिंबल क्या Fe है। तो Fe कहाँ से है, Fe आया फेरम से। आयरन का लैटिन नेम जो है फेरम है, यहाँ से आया Fe। तो और हम बहुत सारे एलिमेंट का नाम लिख दिए यहाँ पे। आपके पास एक पीरियोडिक लॉ अगर बुक होगा तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, कभी हम सिंबल याद कर ले रहे हैं, सबका हर किसी का सिंबल याद कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर हमको इसका एटॉमिक नंबर याद करना पड़ जाए, एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे हमारे लिए आसान रहेगा। तो अभी से हम याद करना शुरू कर देते हैं क्योंकि याद करना जरूरी है। तो हाइड्रोजन का H से होता है। देखिए हाइड्रोजन में पहला H इसका पहला अल्फाबेट है, हम इसका सिंबल H कर दिए। हीलियम में देखिए H, हाइड्रोजन में भी H आ रहा है, हीलियम में भी H आ रहा है, जिसे हम He से इसका सिंबल रख दिए। लिथियम क्या Li से। जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है क्या, ये है नोबल गैसेज। हम पढ़े थे ना कि 6 नोबल गैसेज और 5 और कंपाउंड के बारे में, कि 5 और एलिमेंट के बारे में कि जो गैसेज है। तो नियोन और आर्गन क्या नोबल गैसेज है। सोडियम देखिए, सोडियम का ओरिजिनल नेम क्या है, नाइट्रियम, इसको हम Na से डिनोट किए हैं। तो और हम ये, तो आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सीक्वेंस में याद कीजिएगा, यही पैटर्न में याद कीजिएगा। और बाकी हम कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए, जैसे सिल्वर लिख दिए, सिल्वर को U से डिनोट करते हैं, गोल्ड को Ag से। और हम क्या पढ़े थे साथ, तो जो एंशिएंट एलिमेंट था टीन को हम Sn से डिनोट करते हैं, लीड को Pb से। तो और जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम उसे नाम याद करते जाएंगे। तो अभी हम कितना ऑलमोस्ट हम 25 लिख दिए। आयरन में याद कर लिएगा, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, तो 25 का नाम लिख दिए, इसको सिंबल लिख दिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो याद करने में हो सकता है मेहनत लगे, आपको लगा कि इतना मेहनत नहीं करो, तो मेहनत तो करना ही पड़े। ऐसे कि हम बात बता रहे हैं, इस लेक्चर को हम तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम एक बार रिकॉर्ड किए तो माइक में प्रॉब्लम था, आवाज़ नहीं आ रहा था, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ गया। दोबारा रिकॉर्ड किए तो फिर माइक में ही प्रॉब्लम आ गया था, तो दोबारा भी बर्बाद हो गया लेक्चर। अभी इसके कुछ पहले लेक्चर देखेंगे कि आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो माइक के प्रॉब्लम से आ रहा, तो शायद इस लेक्चर में आवाज़ क्लियर हो जाएगा, क्लियर होगा इस लेक्चर में आवाज़। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था माइक का, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं कि अगले लेक्चर को 2 बार, तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी रिकॉर्ड कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो मोबाइल बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसका। फिर हमको पता लगा कि रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप भी मेहनत कर लीजिएगा, आप भी मेहनत करके पढ़िएगा, तो हमारा मेहनत मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम मेहनत करें, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, हम आप ही के लिए मेहनत करें, मेहनत नहीं कीजिएगा तो मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग को
मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। इसको आप याद कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी याद कर ले। ठीक है, आज के लेक्चर में ना रखते हैं। थैंक यू।